हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। आप सबको नमस्कार। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स नेविगेटर। कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। ना एक्सियल पे देखेंगे ना इक्वेटोरियल पे देखेंगे। क्यों? क्योंकि हम ये देख चुके हैं। किसी जनरल पॉइंट पे देखेंगे, मतलब जहाँ एक्सियल पे भी आ जाए, इक्वेटोरियल पे भी आ जाए। मतलब एक्सियल अगर हम जनरल देख लेते हैं तो कहीं का भी निकाल सकते हैं। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ जब मैं बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। घबराने वाली कोई सी बड़ी बात नहीं है। आज का जो टॉपिक है ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है ना, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक को जो है ना आपके लिए आसान बना देता हूँ। तो चिंता की कोई बात नहीं है, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। देखिए आपको एक्सियल के लिए बताया था, तो एक्सियल के लिए कितना आया था। एक्सियल के लिए जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आया था इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते, वो आया था 2kp/r³। और इक्वेटोरियल के लिए कितना आया था, kp/r³ आया था अपना। बस मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। वैसे इक्वेटोरियल पे अगर हम डायरेक्शन के साथ देखें तो -kp/r³ होगा, ठीक है ना। अब जनरल पॉइंट पे देखना है। कैसे? जनरल पॉइंट का मतलब ये हुआ कि मान लो ये अपना डाइपोल है, मान लो ये P है डाइपोल, ठीक है। तो ये तो अपना एक्सियल पॉइंट हो गया और ये अपना इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया। तो मान लो ये अपना इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया और ये एक्सियल पॉइंट हो गया। लेकिन हम किसी यहाँ से थीटा एंगल पे किसी r डिस्टेंस पे, समझ रहे हो ना, किसी r डिस्टेंस पे हम यहाँ पे देखना चाहते हैं डाइपोल। तो क्या होगा अब यहाँ पे बताओ तुम। इस डाइपोल के चलते यहाँ से कुछ थीटा एंगल पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है। तो क्या बताओगे? अब बताओ कैसे निकालोगे, सोचो एक बार। कल का जो क्वेश्चन कराया था IIT एडवांस वाला क्वेश्चन, उससे रिलेटेड है ये कॉन्सेप्ट। अगर वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तो मैं गारंटी कहता हूँ कि ये जो है ना एक सवाल मात्र है, ये कोई टॉपिक नहीं है, ये एक सवाल मात्र है। आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना इस डाइपोल के चलते। सोचो एक बार कैसे करोगे। वैसे ही जो IIT एडवांस वाले सवाल को किया था, कैसे किया था। इसका कंपोनेंट लेंगे तो इसका कंपोनेंट दो आएगा। एक तो इसके परपेंडिकुलर आएगा, इसके परपेंडिकुलर आएगा, इसके परपेंडिकुलर एक आएगा और इससे एक ऐसा आएगा, ठीक है ना। मतलब ये अपना आ जाएगा P cos थीटा, थीटा से जुड़ा हुआ cos थीटा कंपोनेंट, और जो थीटा से नहीं जुड़ा हुआ उसका sin थीटा कंपोनेंट लेते हैं, ये P sin थीटा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब P cos थीटा है तो ये P cos थीटा हो गया, ये P sin थीटा हो गया। इस P का अस्तित्व इसको खत्म कीजिए, ठीक है ना। ये P समझ लीजिए नहीं है। अब है P cos थीटा और P sin थीटा, जिसके दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, ठीक है ना। अब यही तो कह सकते हैं, क्योंकि दो कंपोनेंट जो होते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। मतलब इन दोनों के बीच में P cos थीटा और P sin थीटा के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। अब जो P cos थीटा है और यहाँ पे अपने को देखना है, ठीक है ना। मतलब P cos थीटा और यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। तो इस डाइपोल से, इस P cos थीटा डाइपोल से देखा जाए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे आपको क्या लगता है, एक्सियल आएगा या इक्वेटोरियल आएगा? एक्सियल आएगा, क्योंकि इसी लाइन में। तो यहाँ पे एक्सियल आएगा। तो एक्सियल कितना आएगा, यहाँ पे एक्सियल आएगा, कितना आएगा बताओ। ये एक्सियल कितना आएगा, ये एक्सियल जो आएगा अपना, ये अपना आने वाला है 2kp cos थीटा बटे डिस्टेंस कितना r³। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए ये P sin थीटा है, ना। अब यहाँ से अपना क्या आएगा, यहाँ से ये P sin थीटा है, तो P sin थीटा तो अपना ऐसे है तो इसके जस्ट अपोजिट ऐसे, यहाँ पे ऐसे जस्ट अपोजिट इसके, यहाँ से जस्ट अपोजिट। क्यों अपोजिट? क्योंकि देखिए जब भी हम इक्वेटोरियल लाइन पे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो डाइपोल मोमेंट होता है ना, डाइपोल मोमेंट उसके जस्ट अपोजिट आता है ना। तो जस्ट अपोजिट आएगा, ये P sin थीटा है, इसके जस्ट अपोजिट आएगा यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पे कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा अपना K × P sin थीटा बटे r³। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। बहुत अच्छे से समझा, ठीक है ना। अब बताइए इसके बीच में और इसके बीच में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री का। क्यों होगा? सही सी बात है। इसके अगर हम पैरेलल यहाँ पे, मतलब इसके पैरेलल अपना P cos थीटा के पैरेलल अपना ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल, तो इससे इक्वेटोरियल इससे 90 डिग्री पे ही तो आएगा, क्योंकि जस्ट इसका अपोजिट देखेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री पे तो ये भी 90 डिग्री पे आएगा। तो ये समझ में आना चाहिए आपको कि इसके बीच का जो एंगल होगा ना, इस दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, इक्वेटोरियल और एक्सियल के बीच में, ये 90 डिग्री का ही होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पे नेट निकालते हैं। अब नेट कैसे निकलेगा, आप सोचोगे नेट कैसे निकलेगा। अब नेट के लिए यही करेंगे, सही सी बात है। ये दो वेक्टर्स हैं, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो लगा देते हैं अपना कौन सा रिजल्टेंट का फॉर्मूला, √a² + b² + 2ab cos थीटा। लेकिन cos 90 है तो cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो √a² + b² होगा। ये बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको। तो ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा अपना, ई नेट वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखते हैं, पूरा स्केलर लिखते हैं, ठीक है ना। मतलब मैग्नीट्यूड लिखते हैं, √2kp cos थीटा बटे r³
का होल स्क्वायर प्लस के पी साइन थीटा, के पी साइन थीटा बटे आर क्यूब का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे लॉन्ग आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो 2ab cos थीटा 2 इंटू इतना cos थीटा कीजिएगा तो मतलब cos 90 का वैल्यू 0, सब कट के 0 हो जाएगा, तो वो लिखने का आगे जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नहीं, अब देखिए यहाँ पे, अब इसका सोल्यूशन करते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पे 2kp cos थीटा आर क्यूब है और यहाँ पे kp sin थीटा आर क्यूब है। हम एक काम कर सकते हैं, क्या, kp बाई आर क्यूब आप कॉमन ले लें, kp बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर आप कॉमन लीजिएगा तो kp बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर बाहर आएगा, इससे भी kp बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर बाहर, इससे भी kp बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर बाहर मतलब इस ब्रैकेट से बाहर, लेकिन इस के रूट के अंडर होगा, लेकिन रूट से भी बाहर निकालें तो kp बाई आर क्यूब बाहर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। बचेगा क्या अंदर, बचेगा अपना ये, बचेगा 2 cos थीटा बटे आर क्यूब तो यहाँ पे आ गया, मतलब बचेगा 2 cos थीटा। तो 2 cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर तो 4 cos स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, बस साइन स्क्वायर थीटा। ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया, बहुत ईजी कैलकुलेशन है, थोड़ा सा भी टफ नहीं है। देखिए फिर से मैं बताता हूँ आपको कैलकुलेशन कैसे होगा। kp बाई आर क्यूब दोनों में है कॉमन, तो कॉमन हम क्या कर लेते हैं ना, kp बाई आर क्यूब का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं दोनों से, तो ये तो ब्रैकेट से बाहर निकलेगा लेकिन जस्ट इस रूट के अंदर होगा। तो kp बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर को अगर हम पूरा रूट के बाहर निकालें तो kp बाई आर क्यूब होगा, ठीक है ना। उसके बाद कॉस यहाँ पे बच जाएगा, क्या बच जाएगा, 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर बच जाएगा ना। तो 2 cos थीटा का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका सोल्यूशन नेक्स्ट करते हैं, kp बटे आर क्यूब, अब ये अपना हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, तो इसको हम ऐसे लिखें 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मेरी मर्जी, दिख सकते हैं, क्या दिक्कत है भाई। अपने को क्या करना है, अपने को जस्ट फॉर्मूले तक पहुंचना है, तो आप उसको कैसे भी लिख सकते हैं। 4 cos स्क्वायर थीटा तो हम इसको 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिखें, ठीक है ना। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये होता है अपना 1। तो हम लिख देंगे इतना kp बटे आर क्यूब अंडर रूट 1, इसका आगे वैल्यू 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। अब अपना ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेट का वैल्यू अपना ये आया। अब यही क्यों आया, दूसरा क्यों नहीं आया, इसको आपको चेक करके बता दो यही क्यों आया। चेक करता हूँ। अब चेक कैसे करेंगे, देखो मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ, यहाँ पे एक थोड़ा सा मतलब नया तरीका का इस्तेमाल करते हैं, दिमाग लगाते हैं। पहला देखते हैं ना डायमेंशनली ये सही है कि नहीं, डायमेंशनली देखो, डायमेंशनली ट्रू है कि नहीं। देखो kp बटे आर क्यूब 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, 1 का तो कोई डायमेंशन नहीं, 3 का कोई डायमेंशन नहीं, cos स्क्वायर थीटा का भी कोई डायमेंशन नहीं, मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड kp बटे आर क्यूब आ रहा है, मतलब ये तो उसी के फॉर्म में आ रहा है, मतलब डायमेंशनली kp बटे आर क्यूब आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में आ जा रहा है, ठीक है, आ रहा है। तो ये अपना डायमेंशनली भी ट्रू है। लेकिन मान लो आप बोलते सर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर थीटा भी हो जाता तभी तो डायमेंशनली ट्रू होता, तो डायमेंशनली ट्रू हमेशा वैलिड नहीं होगा। तो और एक दिमाग लगा सकते हैं, मान लो आपको अगर फंसाया एग्जामिनर इस सवाल में, मतलब ऐसा कोई 4 ऑप्शन दे दिया, बोल दिया कि जनरल पॉइंट में बताओ कि कोई 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा जो सही होगा, तो आप एक काम करोगे, आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल का याद है, तो एक्सियल कब बनेगा, मान लो ये P है, ये अपना डाइपोल मोमेंट कितना है P है, हम बोले ये एक्सियल पे कब आ जाएगा, जब हम इस थीटा पे ना देख के, जब हम इस 0 डिग्री पे देखें, मतलब इस लाइन को, इस आर को जब हम यहाँ पे कर दें तो ये 0 डिग्री पे हो जाएगा। मतलब हम बोले यहाँ पे कि जब थीटा 0 डिग्री होगा, इसका मतलब एक्सियल पॉइंट पे देख रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, एक्सियल पॉइंट पे देख रहे हैं। तो एक्सियल पॉइंट पे देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे कितना आता था, बताओ कितना आता था एक्सियल पे, 2kp बटे आर क्यूब डालो यहाँ पे, 2kp बटे आर क्यूब। अब देखो यहाँ पे 2kp बटे आर क्यूब आ रहा है कि नहीं, अगर हम थीटा 0 रखते हैं तो थीटा 0 का मतलब क्या हुआ, थीटा 0 का मतलब ये हुआ कि हम एक्सियल पॉइंट पे देख रहे हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम थीटा 0 कर दे तो पूरा एक्सिस पे आ जाएगा, ये डिस्टेंस पूरा एक्सिस पे आ जाएगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इधर निकालेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, 2kp बटे आर क्यूब आया कि नहीं, देखो यहाँ पे थीटा के जगह पे डालो तुम 0 डिग्री, जैसे थीटा के जगह पे 0 डिग्री डालोगे तो cos थीटा का वैल्यू कितना होता है, मतलब cos 0 का वैल्यू कितना होता है, cos 0 का वैल्यू होता है अपना कितना होता है 1 होता है ना, तो cos स्क्वायर 0 का वैल्यू 1 हो गया, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, तो √4 का वैल्यू 2, तो 2kp बटे आर क्यूब आ गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यही अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, थीटा को 90 डिग्री रख लेते हैं, तब क्या होगा, थीटा को जैसे 90 डिग्री करेंगे तब अपना ये आ जाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन का हम जानते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन का जानते हैं कितना होता है, बताओ, देखो आ रहा है कि नहीं करके, kp बटे आर क्यूब आता है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, kp बटे आर क्यूब आता है कि नहीं, करके देखो। जैसे तुम थीटा 90 डिग्री यहाँ पे रखोगे, रख के देखो, जैसे थीटा तुम 90 डिग्री रखें, cos स्क्वायर 90 का वैल्यू कितना होगा 0, मतलब 3 × 0 0 √1 बचा, मतलब kp बटे आर क्यूब। ऐसे ही प्रूव हो रहा है। मतलब ये समझिए झमेला ही नहीं है कि इस फार्मूला को कैसे याद किया जाए। इस फार्मूले को डायमेंशनली भी देख सकते हो, लेकिन डायमेंशनली फेल हो सकता है,
डायमेंशनली फेल हो ये हो सकता है कि यहाँ पे मान लो कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाए, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाए तब भी डायमेंशनली ट्रू हो जाएगा, लेकिन इससे फेल नहीं हो सकता है। तो ये इसीलिए पहले आपको कराया गया, बाद में ये कराया। मैं चाहता तो पहले ये करा देता, पहले ये अगर करा देता तो आप डायरेक्ट ये इससे ये निकाल देते एक्सेल इक्वेटोरियल का, लेकिन उससे फील नहीं आता आपको, इसीलिए पहले आपको एक्सेल का कराया जाता है, इक्वेटोरियल का कराया जाता है, तब ये कराया जाता है। समझ में आया आपको? देखिए एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, इधर स्पेस है, मैं बता रहा हूँ। देखिए अब इतना तो समझ में आ गया आपको कि हाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपना kb/r³ √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा होगा ना। अब देखिए अब किसके तरफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पता है ना, बताया था ना कि जिसके पास पावर ज़्यादा होगा दुनिया उसी के पास झुकेगी, ये बात बताया था कि जिसके पास पावर ज़्यादा दुनिया उसी के पास झुकेगी। तो पावर इसके पास किसके पास ज़्यादा है, ये 2 kp cos θ/r³ है, ये kp sin θ/r³ है, मतलब ये इंटू 2 का मल्टीप्लायर है ना, कुछ भी है तो 2 का मल्टीप्लायर है भाई। तो इसके तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड झुकेगा, इसके तरफ ई नेट। तो ई नेट का वैल्यू कुछ इसके तरफ, मान लो यहाँ से अल्फा एंगल पे आ रहा है, तो मैं पूछूँ आप बताओ अल्फा का वैल्यू कितना होगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फा हेयर। तो सीधे बोलेंगे सर ये तो बहुत आसान है, ये तो बेसिक मैथ्स का वेक्टर का खेल है। अल्फा निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वेक्टर को हम यहाँ पे पैरेलली शिफ्ट कर देंगे, तो अल्फा निकाल देंगे यहाँ से, tan अल्फा यहाँ पे निकालते हैं ना, tan अल्फा क्या निकलेगा, kp sin θ/r³, kp tan अल्फा मतलब p/b। तो p क्या हो गया, ये अगर यहाँ पे हम शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे ऐसे हम शिफ्ट करते हैं, इसको शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस, मतलब kp sin θ/r³, kp sin θ/r³ इंटू ये आ जाएगा 2 kp cos θ, 2 kp cos θ/r³, मतलब ये r³ से r³ गया, kp से kp गया, sin θ/cos θ, sin θ/cos θ कितना हो गया, tan θ और बटे 2 आ जाएगा, मतलब tan अल्फा बराबर आ जाएगा अपना tan θ/2, tan θ/2, मतलब अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स tan θ/2, ये आ जाएगा अल्फा का वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स tan θ/2। मतलब यहाँ पे सीधा बात ध्यान रखो, tan अल्फा बराबर tan θ/2, tan अल्फा बराबर tan θ/2, tan अल्फा बराबर tan θ/2, मतलब समझ में आया। ये अल्फा क्या है, अल्फा अगर मैं बताऊँ आपको अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन, मैं देख रहा हूँ कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, फिर मैं दिखाऊंगा नीचे, हाँ दिख रहा है, थोड़ा सा तो जगह है, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। अल्फा क्या है, ये अल्फा एंगल बिटवीन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड and axial component of dipole moment, नहीं बोलेंगे, हाँ एक्सियल कंपोनेंट ऑफ p cos θ है ना, एक्सियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, एक्सियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, समझे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, समझे। चलो एक और बात पूछता हूँ, मैं यहाँ पे पूछता हूँ, यहीं पे जस्ट यहाँ पे लिखाता हूँ, ठीक है ना, जस्ट यहाँ के बाद पहले ये बनाने के बाद आपको ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, और यहाँ पे मैं एक नोट पॉइंट करके लिखाता हूँ, उसको लिखना, क्योंकि एक ही पेज पे सब कुछ चीज़ हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। मैं चाहूँ तो अगले पेज पे भी करा दूँ, लेकिन डायग्राम बना हुआ फिर से डायग्राम मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, तो वहाँ पे समय बर्बाद होगा, तो समय वेस्ट नहीं करना, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो अल्फा है ये एंगल बिटवीन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन मैं आपसे पूछूँ कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस डाइपोल मोमेंट। सुनो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, पूछना ये चाहता हूँ कि एंगल बिटवीन बताओ, एंगल बिटवीन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट। अरे सर ये कहा बोलती है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लग रहा है दिमाग पगला जाएगा। ओ सर कैसे होगा, अरे होगा यार, बहुत आसान है। देखो कैसे, देखो ये P है और ये अपना ई नेट है, इसके बीच में मैं एंगल पूछ रहा हूँ आपसे, एंगल बिटवीन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट तो अपना ये है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपना ये है। तो देखो यहाँ से थीटा ये चला और थीटा के बाद भी ये अल्फा चला। ई नेट जाने के लिए क्या हुआ, ई नेट जाने के लिए P से देखो, P और ई नेट के बीच में देखना ना, बहुत ध्यान से सुनना, मैं जो बता रहा हूँ ना उसे बहुत ध्यान से सुनो, गारंटी कहता हूँ ये समझ में आएगा। बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता, बहुत बच्चे सोचते हैं अरे ये क्या हो गया, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आएगा समझ में। देखो देखो यहाँ पे P है, मैं पूछा हूँ एंगल किस किस के बीच में, एक P के बीच में और ई नेट के बीच में, डाइपोल मोमेंट के बीच में और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, डाइपोल मोमेंट के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। अब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट से तुम थीटा घुमा, ठीक है, थीटा घुमा, थीटा से तुम फिर अल्फा घुमा, तब जाके ई नेट आ रहा है। क्या आ रहा है, सुनो 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 सुनो, बहुत अच्छे से सुनो। डाइपोल मोमेंट से तुम थीटा घुमा, फिर थीटा से तुम क्या घुमा, अल्फा घुमा, तब जाके ई नेट आ रहा है। डाइपोल मोमेंट से थीटा घुमा, थीटा से तुम अल्फा घुमा, फिर ई नेट आ रहा है। डाइपोल मोमेंट से थीटा घुमा, थीटा से तुम अल्फा घुमा, तब ई नेट आ रहा है। मतलब P और ई नेट के बीच में कितना एंगल घूमना पड़ रहा है ई नेट तक जाने के लिए, मतलब P से ई नेट जाने के लिए कितना एंगल घूमना पड़ रहा है, अपने को थीटा प्लस अल्फा घूमना पड़ रहा है। मतलब एंगल कितना हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा।
थीटा प्लस अल्फा अपना आंसर आएगा। समझे 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 बच्चे, समझे समझे, आया समझ में? कितना आसान था, बहुत ज़्यादा आसान था। नहीं ही बच्चे को समझ में नहीं आता। मैं भी पहले पढ़ता था ना, मुझे भी समझ में नहीं आता था, लेकिन दिमाग पर जोर डाला, बहुत अच्छे से सर से सीखा, तब हमको भी समझ में आया, तब आपको जाकर सिखा रहा हूँ। आया समझ में? चलिए इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट कराता हूँ, ठीक है। ना मूविंग टुवर्ड्स ए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कम और कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। इस सवाल को कीजिए, समझ रहे हैं ना, इससे आपको एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, और ऐसा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुसाने वाला हूँ इस सवाल के हेल्प से कि आपका दिमाग हिल जाएगा और बहुत अच्छे से उसको सीख जाएगा, ठीक है ना। चलिए पहले आप अटेम्प्ट कीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ पहले सवाल को समझने की कोशिश कीजिए। अगर सवाल समझ में आ जाए उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे बढ़िएगा। नहीं समझ में आए तो मैं उसके लिए हूँ, ठीक है ना। धैर्य नहीं खोना है, बहुत आराम से चलना है, ठीक है। जल्दी फटाफट कीजिए, 1 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है इसके लिए। 1 मिनट क्या, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, पॉज करके जितना समय लेना है ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे पाबंदी तो कुछ है नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। हो गया? सोचा आपने, पॉज करके कर लिया? मैं कराऊँ? देखिए मैं कराता हूँ। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा एट विच, मतलब इस थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, इस थीटा का वैल्यू बताओ जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा डाइपोल मोमेंट से। मतलब जो ये अभी पिछले स्लाइड पे मैं कराया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अल्फा एंगल पे आ रहा था, और ये डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बीच का एंगल था वो थीटा प्लस अल्फा था। तो यहाँ पे वो बोल रहा है ना कि डाइपोल मोमेंट और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल जो है ना वो 90 डिग्री हो जाए। क्या बोल रहा है? बोल ये रहा है कि एंगल बिटवीन, मैं सॉल्यूशन करता हूँ, बोल देखिए जो बोल रहा है वो करना है। बोल रहा है कि एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो हो जाए 90 डिग्री। वही ना बोल रहा है सवाल में, देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्जैक्टली परपेंडिकुलर टू डाइपोल मोमेंट। मतलब थीटा का वैल्यू बताओ जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों परपेंडिकुलर हो जाए। मतलब आप ये बताइए कि एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अनुसार, इस डायग्राम के अनुसार कितना आएगा? इस डायग्राम के अनुसार तो थीटा प्लस अल्फा आना चाहिए, इस डायग्राम के अनुसार आना चाहिए ना, मतलब थीटा प्लस अल्फा, जो इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि डाइपोल मोमेंट और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का बीच का एंगल जो होता है थीटा प्लस अल्फा होता है, और ये जो है 90 डिग्री के बराबर है सवाल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज गिवन। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। जो सवाल बोल रहा है जस्ट वही करना है, ठीक है। अब अपना को कुछ गेम करना पड़ेगा इसमें। ये सवाल अगर फर्स्ट टाइम आप नहीं किए हो तो फंसोगे, क्योंकि इसका करने का तरीका थोड़ा सा अनोखा है। अब अनोखा कैसे मैं बताता हूँ। इस क्या करते हैं ना, थीटा को इधर भेजते हैं, मतलब लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं ना, हम यहाँ पे करते हैं डिवाइडिंग नहीं मल्टीप्लाइंग करते हैं। डिवाइडिंग से कॉट थीटा से हाँ डिवाइड कर सकते हैं, टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई टेन थीटा, टेन थीटा नहीं मतलब टेन से मल्टीप्लाई करते हैं तो टेन अल्फा हो जाएगा, ये टेन अल्फा और ये हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए टेन अल्फा का वैल्यू यहाँ पे क्या आता था, जो टेन अल्फा यहाँ पे था उसका वैल्यू क्या आता था, इससे पहले बताया था ना, टेन अल्फा का वैल्यू था टेन थीटा बाई 2, तो इसके जगह पे हम रख सकते हैं टेन थीटा बाई 2 रख सकते हैं सर, कोई मनाही नहीं है, टेन थीटा बाई 2 रख सकते हैं। अब ये टेन थीटा बाई 2 जो है ना बस इसी का नहीं है, बस यहाँ पे गलतफहमी मत रहिएगा, टेन थीटा बाई 2 ये है, ठीक है ना अपना। देखिए अब टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा। बेसिक मैथ्स भैया, बेसिक मैथ्स, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा कैसे, देखिए मैं बता देता हूँ। ये 90 ऑड मल्टीपल ऑफ 90 ऑड मल्टीपल ऑफ 90, तो चेंज द फंक्शन एंड अप्लाई एसटीसी रूल, चेंज द फंक्शन, मतलब टेन का कॉट हो जाएगा, ये थीटा का थीटा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसमें टेन थीटा कॉट थीटा क्या होता है, ऑल मतलब सारे पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए यहाँ पे प्लस साइन आएगा, ठीक है। देखिए इतना बेसिक से जा रहा हूँ, मतलब शर्म करो यार, थोड़ा सा शर्म करो थोड़ा सा, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, फिर मैं निकाल दूंगा, फिर मैं पढ़ाऊँगा, फिर चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना, फिर निकालूंगा, फिर पढ़ाऊँगा, समझ रहे हो ना। देखो यहाँ पे अब इसको कॉट थीटा को 1/tan थीटा तो लिख सकते हैं, वेरी बेसिक, ठीक है। अब देखो अब tan थीटा को हम इधर भेजेंगे तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर 2, कोई दिक्कत नहीं। अब tan थीटा बराबर आ जाएगा अपना √2, कोई दिक्कत नहीं। अब थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स √2। बोलोगे सर आपको आता है तो बहुत आप बोलते हैं सर, हम लोग को नहीं आता, फर्स्ट टाइम सीखने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा आप बोलते हैं। किसी दिन मिलिए हम लोगों से, पकड़ लेंगे आपको, कोई बात नहीं है, पकड़ लेना, मैं भी गैंग चलाता हूँ, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, ठीक है ना। देखो अब देखो यहाँ पे जो अपना थीटा का वैल्यू है, जो पूछ रहा था वो हमने किया, और उसको करने के बाद जो थीटा का वैल्यू आया हुआ है tan इनवर्स √2। tan इनवर्स √2 का मतलब क्या हुआ, मतलब देखो tan थीटा का वैल्यू आया √2। एक बात हमको बता सकते हो थोड़ा सा सोच के कि जो tan थीटा का वैल्यू √2 आया तो क्या मतलब एंगल क्या हो सकता है,
मतलब ये जो एंगल होगा ना, मैं तुमको बताऊँ ना, √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414 और √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732। मतलब 1.414 मतलब 1.414 से बड़ा 1.732, मतलब कहीं 45 डिग्री या 60 डिग्री के बीच में आएगा। मतलब ये जो है ना एंगल जो आएगा ना, ये समवेयर बिटवीन, एंगल जो आएगा ना समवेयर बिटवीन 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। कैसे? क्योंकि 45 डिग्री पे देखा जाए तो tan थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, 60 डिग्री पे देखा जाए तो tan थीटा का वैल्यू कितना होता है √3। समझ आ रहा ना? तो √3, तो √2 और √3 वहीं 45 डिग्री या 60 डिग्री बीच में आएगा, तो ये अपना हो गया। ठीक है ना? अब देखो, आप बोलोगे ठीक है सर, ये तो आपने थीटा का वैल्यू बता दिया कि हाँ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो वहाँ पे थीटा का जो वैल्यू होगा अपना, ये tan 1/√2 होना चाहिए। ठीक है? अब इसको जो है ना, मतलब फील नहीं आया, ये तो मैथमेटिकल कराया, लेकिन जो मैं आपको फील दिलाऊंगा ना अभी, मज़ा आ जाएगा। मैं बोलूँ ना IIT एडवांस जो है ना, IIT एडवांस का सवाल समझिए कि आप सोल्व कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको फील दे रहा हूँ, इसका फील कैसे आएगा। देखिए फील, ये अपना डाइपोल मोमेंट -P और ये प्लस -P नहीं -Q और ये अपना +Q। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? अब देखिए मैं आपसे बोलूँ कि आप एक काम करो ना, यहाँ पे इस लाइन ऑफ एक्शन पे आप एक चीज़ ड्रॉ करो। क्या आप एक चीज़ ड्रॉ करो? कर सकते हो? आप ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटसाइड द चार्जेस, इससे तो दूर होगा, प्लस से दूर, इस माइनस की तरफ होगा, इस माइनस की तरफ होगा। ठीक है ना? अब यहाँ पे एक इक्वेटोरियल लाइन पर देखा जाए तो इक्वेटोरियल लाइन पे यहाँ पे तो इधर होगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट अपना इधर है, P नेट इधर है, तो इससे तो इधर ही होगा अपना। ठीक है ना? इधर भी इधर होगा। क्यों होगा इधर इसलिए होगा क्योंकि देखो यहाँ पे -Q है, इसके चलते एक इधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस +Q के चलते इधर आएगा, नेट बीच में इधर ही आएगा। मतलब जिस डायरेक्शन में इधर है उधर ही, मतलब इक्वेटोरियल लाइन पे इसलिए तो बोला गया था, हमेशा जो होता है ना अपोजिट होता है, मतलब P नेट तो हमेशा अपोजिट होगा। ठीक है? और आउटसाइड द चार्जेस मैं आपको बताया था, चार्जेज ये तो इनसाइड द चार्जेज है, आउटसाइड द चार्जेज हमेशा अलॉन्ग होगा P नेट के। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे, अब मैं आपको बोला एक पैटर्न डिजाइन करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे क्या पैटर्न डिजाइन हुआ? अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, प्लस से निकला, ऐसे गया, दिख रहा है ना डायरेक्शन, दिख रहा है ना, ऐसे ही तो बन रहा है यहाँ पे, ऐसे ही तो बन रहा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा? ऐसे बना हुआ, फिर यहाँ पे गया, फिर कुछ ऐसे आया, यहाँ पे ऐसे घुस गया, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, थोड़ा सही तरीके से, यहाँ पे कुछ ऐसे आया, फिर ऐसे कुछ चला गया। अब बोलोगे ये क्या डिज़ाइन कर दिया सर आपने, हमको समझ में नहीं आया। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ से देखो, माइनस की तरफ हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आपको ड्रॉ करने आता है। मैं आपको क्या बताया था कि जब भी ऐसे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस से क्या होता है, माइनस के तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस की तरफ होता है, प्लस से माइनस की तरफ होगा, 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 लेकिन प्लस से दूर होगा, वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो प्लस से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन ऐसे ऐसे जाकर फिर माइनस के अंदर घुसा, मतलब प्लस से निकला माइनस के अंदर घुसा, प्लस से निकला माइनस के अंदर घुसा, प्लस से निकला माइनस के अंदर घुसा। वही डिजाइन करो, यहाँ पे वही करेगा, प्लस से निकला और यहाँ पे माइनस की तरफ घुसा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपना ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना ऐसे डायरेक्शन बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ऐसे बनेगा, मैं कहना का क्या चाहता हूँ आपको समझ में आ रहा है? मैं एग्जैक्ट क्या बताना चाहता हूँ आपको समझ में आ रहा है? मैं एग्जैक्ट ये बताना चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, थोड़ा अच्छा बनाते हैं, क्योंकि आपको कुछ और समझाना है। यहाँ पे थोड़ा ऐसे करते हैं, हाँ हो जाएगा, चलेगा। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे, अब ये अपना -Q, ये अपना +Q। ठीक है ना? बस इनसाइड चार्जेज में नहीं देखना है, इनसाइड चार्जेज में देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना इधर आने लगेगा, और ये देखना ही नहीं है, बस थ्योरेटिकल के लिए देखना है। जब भी आप न्यूमेरिकल सवाल सोल्व करें या अगर निकालना चाहते हैं, जो अभी निकालना चाहते हो, तो बस आउटसाइड से ही काम चलेगा, क्योंकि आप फार्मूला भी देख रहे हो, फार्मूला भी एक्सेल पे क्या आता है, KP/RQ आता है, सीधी सी बात है, मतलब डायरेक्शन सेम होता है उसका। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, यहाँ से निकला माइनस में गया, प्लस से निकला माइनस में गया। अब मैं सवाल आपसे क्या पूछा था? सवाल ये पूछा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा एट विच द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट इज 90 डिग्री, परपेंडिकुलर होगा। तो देखो ये अपना है डाइपोल मोमेंट, ये है ना डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है अपना, ये है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ये वाला है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। ठीक है ना? डाइपोल मोमेंट ऐसे है, इधर है, मतलब इधर की तरफ है डाइपोल मोमेंट अपना।
इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ कि आप बताओ थीटा का वैल्यू, मतलब इस थीटा का वैल्यू जिस पे इस डाइपोल मोमेंट और इसमें के बीच में, मतलब ये डाइपोल मोमेंट अपना पी मैं ऐसे डिजाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसके बीच में और इसके बीच में 90 डिग्री एंगल बना, तो मान लो यहाँ पे कुछ ऐसे आएगा तभी तो होगा ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच में, यहाँ से जो ये बना ना ई नेट, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है और ये पी है, इसके बीच में यहाँ से देखो पी और ई के बीच में, पी और ई के बीच में कितना 90 डिग्री एंगल बन रहा है। अगर इस फैक्टर को यहाँ पे शिफ्ट करें तो 90 डिग्री एंगल बनेगा, मतलब ये जो थीटा का वैल्यू होगा ना, ये थीटा का वैल्यू यही होगा अपना tan इनवर्स रूट 2, tan इनवर्स रूट 2। वैसे यहाँ पे जैसे ये ऐसे ऐसे चल के यहाँ पे आया, ठीक है ना, ऐसे आया, ठीक है ना, तो पी नेट किधर अपना इधर है, पी नेट किधर है इधर है, और यहाँ से ऐसे सीधा 90 डिग्री पे, समझ में आ रहा है, 90 डिग्री पे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताते हैं जब वहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो और यहाँ से भी ऐसे, यहाँ से भी ऐसे थीटा पे, थीटा का वैल्यू कितना होगा tan इनवर्स रूट 2, मतलब tan इनवर्स रूट 2 पे, यहाँ पे इसको थोड़ा सीधा करते हैं, tan इनवर्स रूट 2 पे, यहाँ पे tan इनवर्स रूट 2 पे, tan इनवर्स रूट 2 पे यहाँ पर ये डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होंगे। समझ में आपको क्या बताना चाहता हूँ? अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, और यहाँ पर भी देख सकते हैं, जैसे ये इधर से चल के इधर आ रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ इस पॉइंट पे टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया, और ये अपना डाइपोल मोमेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इसको मैं E1 देता हूँ, इसको मैं E2 देता हूँ, इसको मैं E3 देता हूँ, ठीक है ना, E3, ये इसके बीच में भी थीटा एंगल होगा, और इसी थीटा एंगल पे जाके इस पे परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि अपना सवाल वही बोल रहा है। अब वैसे देखो यहाँ पर भी वैसे ही सेम, ये जा रहा है अपना ऊपर, तो अपना ऊपर होगा ये, मतलब ये E4 हो गया अपना, ठीक है ना। तो इसके बीच में यहाँ पे थीटा एंगल पे ये भी tan इनवर्स रूट 2 पे जाकर डाइपोल मोमेंट और ये जो E4 आया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस जगह पे आ रहा है, उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। समझ में आया आपको मैंने क्या कहना चाहा? समझ में आया? मुझे लग तो नहीं रहा आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे घोच पोच हो गया। कोई बात नहीं, मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार और मिटाता हूँ, ठीक है ना। मिटाता नहीं हूँ, इसको नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट पेज पे और अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी। देखिए मैं आपको ये बताना चाहता था कि ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है अपना, ठीक है ना। अब देखिए ये जो अंदर देखे, इस अंदर, तो यहाँ पे अपने को नहीं देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर किधर होगा ये नहीं देखना है, क्योंकि इधर ही होगा, हम जानते हैं, ठीक है ना। अब बाहर से देखते हैं, बाहर से कैसे होगा, क्योंकि बाहर से निकलेगा इसमें जाएगा, प्लस से निकलेगा माइनस में आएगा, इधर से प्लस से निकलेगा माइनस में आएगा। तो हम ये देख रहे हैं डाइपोल के हिसाब से माइनस के प्लस की तरफ अपना ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, ठीक है ना, डाइपोल मोमेंट का ये डायरेक्शन है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड देखा है तो प्लस से इधर दूर होगा, कोई दिक्कत, इधर माइनस के तरफ होगा, कोई दिक्कत, इधर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये तो एक्सियल लाइन पे देख ली, एक्सियल लाइन पे आउटसाइड द चार्जेस देख लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपना ये होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होने वाला है, ठीक है ना। लेकिन अब अपना देखें यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे देखना है, तो इक्वेटोरियल लाइन हम ये देखेंगे, क्या देख सकते हैं, यहाँ से देखेंगे इधर होगा, यहाँ से देखेंगे इधर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से अपना तो पता है इधर ही होगा, क्योंकि हमेशा डाइपोल मोमेंट जो होता है ना उसके अपोजिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पे। और ऐसे भी देख सकते हैं माइनस क्यू है इसके तरफ आएगा, और ये प्लस क्यू है इससे दूर आएगा, तो कुछ कहीं बीच में आएगा, क्योंकि ई सेम वैल्यू होगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए कैसे मैं पैटर्न ड्रॉ कर रहा हूँ आपको, वो बताया ना आपको कि थीटा इसका tan इनवर्स रूट 2 होगा, तब जाकर डाइपोल मोमेंट और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल अपना बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। अब देखिए कैसे होगा यहाँ पे। अब यहाँ से क्या है, प्लस से निकल रहा है, प्लस क्यू से निकला, और प्लस क्यू से आपको पता होना चाहिए, जब भी आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, तब मैंने क्या बताया था, तब आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होता है प्लस से निकलता है और माइनस में जाकर समा जाता है, प्लस से निकलेगा माइनस में जाकर समा जाएगा, प्लस से निकलेगा माइनस में जाकर समा जाएगा। तो यहाँ से प्लस है, ठीक है ना, प्लस है, यहाँ से निकलेगा और ये माइनस में जाके समा जाएगा। यहाँ पे इसको ड्रॉ करना ही थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, कोई बात नहीं, समझिएगा, समझना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि मैं कोई मशीन नहीं हूँ कि अच्छा ड्रॉ करूँ, ठीक है ना। ये प्लस क्यों इधर, यहाँ पे ऐसे इधर इसका डायरेक्शन होगा, ठीक है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। वैसे यहाँ से प्लस में निकलेगा, प्लस से निकलेगा और ये माइनस में जाकर ऐसे समा जाएगा। चलिए जो भी बना सही बना, समझाने लायक बन गया कम से कम, ठीक है ना। देखिए प्लस से निकला माइनस में चला गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, प्लस से निकला माइनस में चला गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। डाइपोल पे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। देखिए अब यहाँ से ऐसे ड्रॉ करोगे, ऐसे ड्रॉ करोगे, क्योंकि ऐसे आ रहा है, इधर से ऐसे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मैं आपको यही समझाना चाहता था कि जो ये अपना डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, इधर है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर ही आ रहा है ना, आउटसाइड है डाइपोल, तो इधर ही आ रहा है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। ये पी का डायरेक्शन तो ऐसे ही आ रहा है, पी का डायरेक्शन तो इधर ऐसे ही आ रहा है। अब लोग इधर कैसे, मैंने इसी वेक्टर को शिफ्ट करके यहाँ पे बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब देखिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से tan इनवर्स, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे करते हैं, यहाँ से
यहाँ से tan इनवर्स रूट 2 पे यहाँ से 90 डिग्री, पूरा 90 डिग्री का बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ से थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2 पे। मतलब ये डाइपोल मोमेंट, ये अपना डाइपोल मोमेंट, इसी वेक्टर को मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, ये डाइपोल मोमेंट, और ये जो हुआ ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। जो डायग्राम बनाया था इससे पहले वाला समझ में आ रहा है, वो डायग्राम वाला इधर बनाया था, वो डायग्राम वैसे ही है कि नहीं, इसके बीच में कितना एंगल बन रहा है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा सा हम इसको ऐसे करें तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और ये अपना डाइपोल मोमेंट, उसके बीच में जो एंगल बन रहा है, और यहाँ से जो अल्फा होगा वो तो 90 डिग्री हो जाएगा ना। मतलब tan इनवर्स रूट 2 पे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2 पे जाकर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। समझ में आया ना। अब देखिए वैसे ही इधर जैसे यहाँ पे आ रहा है तो ऐसे आ रहा है तो ऐसे ड्रॉ किया, वैसे इधर नीचे आ रहा है तो नीचे आ रहा है तो अपने को ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे आ रहा है तो ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ से भी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2 पे, tan इनवर्स रूट 2 पे जाकर मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बीच में और ये डाइपोल मोमेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर भी वैसे ही, यहाँ पर भी वैसे ही ऐसे आ रहा है तो इधर बनाएंगे, ये होगा अपना डाइपोल मोमेंट, और ये ऐसे इसको शिफ्ट करेंगे तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है। मतलब थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2 पे, tan इनवर्स रूट 2 पे। यहाँ पर भी देखिए वैसे ही, यहाँ पर भी वैसे ही, यहाँ पर भी वैसे ही, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2 पे। इसको समझना आसान है, बहुत आसान है, और समझ भी लिया आपने, क्योंकि अगर मैं ये नहीं करा था तब भी वैसे समझ में आ रहा था आपको, लेकिन यहाँ पे फील आया आपको। मैं क्या बताना चाहता, देखिए मैं फिर से बताता हूँ आपको। मैं ये बात बताना चाहता था आपको कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल कब बनेगा, जब यहाँ पे थीटा जो है ना, यहाँ से मतलब डाइपोल मोमेंट से ये जो थीटा का वैल्यू tan इनवर्स रूट 2 होगा तब। और तब आपको ऐसे भी मतलब लाइंस भी ड्रॉ करके आपको समझा दिया, पूरा फील्ड दिला दिया बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट आपको कराता हूँ। ठीक है, जल्दी फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं कराता हूँ अपने से। ठीक है ना, आप इसको टच मच कीजिए, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ इसे। इसको बेसिक मैथ्स में मैं करा चुका हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, देखिए फटाफट क्वेश्चन अपना, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर ड्यू टू डाइपोल, पॉइंट चार्ज एंड लाइन चार्ज। ठीक है, कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का आपको ग्राफ बनाना है। डाइपोल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा ऐसे, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, हाँ, ड्यू टू डाइपोल, पॉइंट चार्ज एंड लाइन चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और आर में रिलेशन आपको डाइपोल के चलते निकालना है, पॉइंट चार्ज के चलते और लाइन चार्ज के चलते, और उसमें जो रिलेशन आएगा ना उसी में आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है ना। कैसे होगा, कैसे सोच सकते हैं आप तो सोचिए, कोई दिक्कत नहीं है, सोचने के लिए पाबंद नहीं है। क्या समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ दिमाग में आ रहा है इसको देख के, नहीं आ रहा है, आ रहा है, क्या आ रहा है बताओ। पहला डाइपोल के चलते क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल क्या आता है भाई, डाइपोल के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है अपना वो आता है KP/R क्यूब या 2KP/R क्यूब। सही सी बात है, ये KP/R क्यूब 1/1 + 3 cos स्क्वायर थीटा जनरल देखा जाए तो। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर में जो रिलेशन आता है इन तीनों से देखा जाए तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आता है। मतलब ई यहाँ पे देखा जाए तो ई आता है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आता है। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इसके लिए तो अपना ये हो गया। ठीक है, अब देखिए बी नंबर। अब मैं आपसे बोलूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो अपना क्या होगा। देखो पॉइंट चार्ज के चलते आता था KQ/R², मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, लाइन चार्ज, ये लाइन चार्ज क्या है, लाइन चार्ज देखो आप पढ़े हो, लाइन चार्ज क्या था अपना, लाइन चार्ज मतलब एक लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो। तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आपको कहाँ बताया था, सेमी सर्कुलर रिंग में बताया था, सर्कुलर रिंग में बताया था। मतलब एक वन डायमेंशन, मतलब वन डायमेंशन नहीं कह सकते हैं, मतलब एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपने सेमी सर्कुलर रिंग में पढ़ा था ना, उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालते थे, सेंटर पे कितना आता था 2K λ/R। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता था 2K λ/R लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R आता था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लाइन चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बोलोगे सर आपने बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर के बीच में आपको ग्राफ बनाना है, तीनों में बन जाएगा, सही से आसान बात है। ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R², इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, सही सी बात है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अगर आप तीनों केस में ले, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अगर आप तीनों केस में ले भाई, कि इतना आसान सवाल पूछ दिया आपने, कितना आसान सवाल पूछ दिया आपने सर। मतलब क्या बोला जाए सर, इतना आसान सवाल कैसे पूछ सकते हो आप। मेरा सवाल क्या है अभी तुम लोग समझ ही नहीं पाए। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा, बेसिक मैथ्स में आपको मैं बताया हूँ
कि कुछ भी हो, समझ में आ रहा है ना। जब ये इधर जाएगा तो ई आर क्यूब कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ई इंटू आर कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो वैसे एक्स वाई कॉन्स्टेंट का ग्राफ ऐसे ही बनता है अपना। लेकिन आपको एक ही ग्राफ पे तीनों को ड्रॉ करना है, मतलब जस्ट प्लॉट दिस थ्री ऑन ओनली वन ग्राफ। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि एक ये ग्राफ हो, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ पे ये तीनों प्लॉट करना है। अब तीनों को कैसे प्लॉट करोगे ये भी बताया हूँ बेसिक मैथ्स में आपको। बेसिक मैथ्स में ये सवाल करा चुका हूँ, सेम सवाल करा चुका हूँ डिट्टो। जिसका दिमाग खुल रहा हो समझ लो कि मस्त पढ़ रहा है वो, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ पे तीनों कैसे करोगे। मैं आपको यही बताया था, ये ट्रिक लिखा था। ट्रिक क्या लिखा था? ट्रिक सुपर ट्रिक था ये। HWS है अपना, HWS हाहाकार विद संस्कार, कि जिसका पावर ज़्यादा उतना नीचे ग्राफ, जिसका नहीं जितना लिखते हैं, जितना पावर ज़्यादा, जितना डिनोमिनेटर में पावर ज़्यादा, डिनोमिनेटर में पावर ज़्यादा उतना नीचे ग्राफ बनेगा। मतलब कर्व, ग्राफ मतलब कर्व। कहना क्या चाहते हो सर? ये ट्रिक आपको बेसिक मैथ्स में भी लिखा था। मतलब जितना डिनोमिनेटर में पावर ज़्यादा होगा ना, डिनोमिनेटर मतलब ये न्यूमिनेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे, डिनोमिनेटर में पावर ज़्यादा उतना नीचे ग्राफ, मतलब जितना ये पावर ज़्यादा होगा उतना नीचे ग्राफ बनेगा। तो देखो मैं 3 ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, आपको बताना है जस्ट ABC में से कौन सा होगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 3 ग्राफ मैं ड्रॉ करता हूँ। क्या हुआ तेरा वादा ओ कसम ओ इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, ओ दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अरे बता दो यार, गाना सुनोगे बस, बता दो जल्दी फटाफट। ABC मतलब ये आपको सोचना है कि जितना डिनोमिनेटर में पावर ज़्यादा उतना नीचे ग्राफ। मतलब डिनोमिनेटर में पावर, देखो डिनोमिनेटर में पावर सबसे ज़्यादा ये है तो इतना नीचे ग्राफ होगा, मतलब ये A नंबर आ जाएगा अपना। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है, इन्वर्स टू आर स्क्वायर, मतलब पावर ज़्यादा, मतलब ये B नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। और सबसे पावर जिसका कम, मतलब डिनोमिनेटर में जब पावर जितना कम होगा उतना ऊपर ग्राफ, उल्टा भी तो बोल सकते हैं, तो ये C नंबर होगा। किसको समझ में आया बहुत अच्छे से? जिसको नहीं समझ में आया होगा ना, ये बोर्ड उखाड़ूंगा और बोर्ड उखाड़ के मारूंगा। समझ में आ रहा है ना? बहुत आसान है। बेसिक मैथ्स नहीं देख रहे हो मतलब समझ लो कि साहब बहुत डाउन हो, बहुत ज़्यादा डाउन हो। ये समझ लो कि इतना मतलब आसान है ना, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट भी है। ये VVIP है, ये कहीं भी पूछा जा सकता है, कभी भी पूछा जा सकता है, और पूछा गया है। आया समझ में? चलिए इसे नोट कीजिए फटाफट, बस इसको आपको ध्यान रखना है। इसको ध्यान रखिएगा, ये बन जाएगा जिसका पावर ज़्यादा, जिसका डिनोमिनेटर में पावर ज़्यादा उतना नीचे ग्राफ। मतलब पावर ज़्यादा ABC के अनुसार, पावर ज़्यादा इसका तो ये, उसके बाद पावर इसका तो उतना उससे नीचे ये, और सबसे कम तो ऊपर सबसे ये। चलिए नोट कीजिए फटाफट से। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है ना। उसके बाद अपना खेला खत्म होने वाला है, ठीक है। जल्दी फटाफट देखिए इसे। यहाँ पे अपना है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बस इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस के बाद ये अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल का झमेला यहाँ पे खत्म होगा, ठीक है ना। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जाकर इलेक्ट्रिक डाइपोल का यूज होगा, वहाँ पे पढ़ेंगे। कल जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, कल स्टार्ट होगा अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके बाद गॉस लॉ, उसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब 3-4 लेक्चर और है इस चैप्टर में, ठीक है ना। बोलोगे सर इतना ज़्यादा लेक्चर ले चुके हैं आप, ये 28वां लेक्चर शूट कर रहे हैं, 27 लेक्चर तो हो चुका है, मतलब पूरे 32 लेक्चर समझ लीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स में। 32 लेक्चर ज़्यादा नहीं है यार, 32 लेक्चर वही 45 मिनट 1 घंटा, 45 मिनट 1 घंटा, 46 मिनट, ऐसे 40 मिनट 35 मिनट का लेक्चर दिया हूँ मैं, तो ज़्यादा कहाँ हुआ। पूरा जोड़ेगा तो 15-16 घंटा भी नहीं बैठेगा अच्छे से। 15-16 घंटा क्या, 14 घंटा भी नहीं बैठेगा। तो 14 घंटा का लेक्चर देने का तो हक है, इतना तो होना चाहिए, ठीक है ना। देखो यहाँ पे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला फोर्स नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स लिखते हैं, क्योंकि फोर्स तो कुछ भी हो सकता है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अब इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज देखा जाए अपना, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज में अपना क्या आता है, K/Q1Q2/r²। क्या आता है? K/Q1Q2/r², क्योंकि 2 पॉइंट चार्ज है। या अपना मतलब यहाँ पे हम बोले कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स F वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। कोई दिक्कत नहीं पॉइंट चार्ज के चलते। ये तो आपको पता है, जन्म से देखते आ रहे हो यार, फर्स्ट सेकंड क्लास में ही पढ़ाया था, ठीक है ना, जब कूलम्स लॉ पढ़ाया था तो आपको। देखो अब इलेक्ट्रिक फोर्स में पूछो, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू डाइपोल, एंड पॉइंट चार्ज, ड्यू टू
डाइपोल एंड पॉइंट चार्ज। अब बोलोगे सर ये क्या बता रहे हो, ये तो कुछ अलग ही बता रहे हो, कुछ अलग ही दुनिया में लेके गए। कुछ बात नहीं, बहुत आसान है यार। देखो यहाँ पे ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इसके बीच में कुछ डिस्टेंस अपना मान लो, ये मान लो या 2 है, कुछ भी मान लो, ठीक है ना। अपना इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आता था अपना इधर, कितना आता था इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, कितना आता था बताओ, कितना आता था, ये आता था अपना 2kp/r³। एक्सियल पे ही देख रहे हैं, ठीक है ना, बस एक्सियल का बात करते हैं, ठीक है ना, इससे भी आ जाएगा अपना। अब बोल रहा हूँ, अब इस डाइपोल या पॉइंट चार्ज मान लो यहाँ पे एक Q' है, Q1 है। अब इस डाइपोल के चलते, ये जो डाइपोल है इसके चलते और इस Q1 के बीच में मैं फोर्स आपसे पूछना चाहता हूँ। फोर्स बता दो, सीधी सी बात है। फोर्स बोलोगे F = Q × E ऑफ डाइपोल। यही F = Q ही होता है। जरूरी है कि K/Q/r² सब में घुसाते रहेंगे, ये भी तो घुसा सकते हैं। तो E ऑफ डाइपोल कितना, E ऑफ डाइपोल 2kp/r³, मतलब F बराबर Q का वैल्यू कितना है, Q का वैल्यू अपना Q' नहीं Q1 2kp/r³, ये हो जाएगा। मतलब हम ये बोलेंगे जो यहाँ फोर्स आ रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ आ रहा है। बस आपको जो यहाँ पे बॉक्स में घेर रहा हूँ बस उसको याद रखना है, ठीक है ना। ये डेरिवेशंस कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके, डू यू अंडरस्टैंड, यू मस्ट अंडरस्टैंड, इजंट इट, है ना। देखिए अब देखिए नेक्स्ट थर्ड नंबर देखिए, यहाँ पे पूछ रहा हूँ आपसे इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 डाइपोल, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू 2 डाइपोल। अब ये क्या है सर, कुछ नया है क्या? ये मैं आपको ना जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाऊंगा, मतलब नेक्स्ट स्टेप पे पढ़ाऊंगा, तब जाकर वहाँ पे डिराइव कराऊंगा। अभी के लिए इसे आप छोड़ दीजिए, मैं जो बता रहा हूँ जस्ट उसको याद कर लीजिए। ये जो आता है ना इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू 2 डाइपोल, इलेक्ट्रिक फोर्स F ये आता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁴। इसको जस्ट बॉक्स को याद करना है। मतलब आपको याद क्या करना है, याद आपको ये करना है, आंख बंद करके आपको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन डाइपोल एंड पॉइंट चार्ज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 डाइपोल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁴। ऐसे याद होना चाहिए, तब जाकर आ जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VVIP कॉन्सेप्ट है, VVIP कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। चलिए इस पर एक क्वेश्चन भी करा देता हूँ। चलिए क्वेश्चन कीजिए, इफ़ डिस्टेंस बिटवीन 2 डाइपोल बिकम्स ट्रिपल, देन न्यू फोर्स बिकम्स, तो नया फोर्स क्या होगा? अगर 2 डाइपोल के बीच का डिस्टेंस अगर पहले से 3 गुना कर दिया जाए, मतलब ट्रिपल कर दिया जाए, तो नया फोर्स क्या हो जाएगा? बताओ, सोचो। सीधी सी बात है। सर बोलोगे सर ये जो अपना इलेक्ट्रिक यहाँ मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁴ है। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁴ है, मतलब डिस्टेंस कितना किया गया? पहले फोर्स अपना F था, ठीक है ना, बाद में F' का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। और R का जो वैल्यू था पहले R था, अब R कितना कर दिया गया? R कर दिया गया ट्रिपल, मतलब 3R कर दिया गया। तो कर दो यहाँ पे मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन आपसे मतलब ज़्यादा मतलब वो नहीं कराऊंगा, ठीक है ना। मशक्कत पहले कीजिए, दिमाग का एक्सरसाइज कीजिए, तब जाकर शॉर्टकट तरीका मैं बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, अब देखिए r⁴ यहाँ पे लिखने F/F', ठीक है ना। अब 3R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है, इसका पावर 4 और ये R का पावर 4, मतलब ये हो जाएगा F/F' इज इक्वल टू, ये 3 3 9 3 का 27, कितना होता है 81 R का पावर 4 बटे ये R का पावर 4, इससे ये कटा, मतलब F' का वैल्यू कितना आ गया? F/T1, मतलब 81 गुना फोर्स कम हो जाएगा, मतलब 81 टाइम्स डिक्रीजेज। यहाँ पे क्या लिख सकते हो? फोर्स डिक्रीजेज 81 टाइम्स। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान था ना, बहुत आसान है। चलिए इसे नोट कीजिए, मैं 1-2 और क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद ओवर करेंगे, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा स्क्रीन पे आपके। इस क्वेश्चन को कीजिए, बहुत आसान सवाल है, चुटकियों भर में हो जाएगा, 40 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए समय, ठीक है ना। चलिए 1 मिनट देता हूँ आपको इस सवाल के लिए, जल्दी फटाफट पॉज करके कर लीजिए, जल्दी फटाफट। सवाल समझने में गलती मत कीजिएगा, सवाल वही है, बस सोच नहीं है, ठीक है ना। सवाल वही है, सोच नहीं है, बस आपको कर जाना है। जल्दी फटाफट कर लीजिए। पिछले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, जो पिछला स्लाइड पे कॉन्सेप्ट पढ़ा था उससे रिलेटेड है। आपको पहचाना ये कौन सा उसमें कॉन्सेप्ट लाएगा, तीनों में से कौन सा कॉन्सेप्ट लाएगा? जल्दी फटाफट। हो गया, कर लिया आपने? मैं कराऊँ? देखिए कराता हूँ। क्वेश्चन अपना है कि द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज सिचुएटेड ऑन द एक्सिस ऑफ ए शॉर्ट डाइपोल। बात क्या कर रहा है? शॉर्ट डाइपोल का। देखिए लिख दिया तब भी लेंगे, नहीं भी लिखता तब भी लेते हैं, क्योंकि अपने सिलेबस में यही है। लॉन्ग डाइपोल का ज़्यादा सवाल आता नहीं है, कभी आ जाए तो आ जाए, सीधी बात है। वो भी करा दी हूँ आपको, याद कराने का तरीका भी बता चुका हूँ, ठीक है ना। देखिए शॉर्ट डाइपोल इज एफ इफ द चार्ज इज शिफ्टेड अलॉन्ग द एक्सिस टू डबल द डिस्टेंस। बहुत अच्छे से यहाँ पे फंस सकते हैं आप।
इफ़ द चार्ज इज शिफ्टेड अलॉन्ग द एक्सिस, अरे चार्ज कहीं भी शिफ्ट किया जाए डिस्टेंस तो डबल हो गया ना, बस इतना ही ध्यान रखना है। मतलब पहले जो डिस्टेंस था, मैं सॉल्यूशन करता हूँ, पहले जो डिस्टेंस था वो r था, अब डिस्टेंस हो गया 2r। पहले जो फोर्स था F था, अब हो गया कुछ फोर्स F डैश, उसी F डैश का वैल्यू पूछ रहा है। मतलब सवाल बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज सिचुएटेड ऑन द एक्सिस ऑफ ए शॉर्ट डाइपोल इज F, ठीक है ना। शॉर्ट डाइपोल में मान लो पहले डिस्टेंस r था, उस पर F फोर्स लग रहा था डाइपोल पे, ठीक है ना। इफ द चार्ज इज शिफ्टेड अलॉन्ग द एक्सिस टू डबल द डिस्टेंस, मतलब चार्ज को ऐसे शिफ्ट किया एक्सियल, मतलब एक्सियल डिस्टेंस पे कि डिस्टेंस डबल हो गया। कर सकते हैं भाई, क्या दिक्कत है। अब बोल रहे हैं कि नया फोर्स क्या एक्ट करेगा, F डैश। तो अब बताओ यहाँ पे कौन सा लगेगा, कौन सा लगेगा, तीनों में से कौन सा लगेगा। डाइपोल पॉइंट चार्ज वाला लगेगा, या पॉइंट चार्ज वाला लगेगा, या दो डाइपोल वाला लगेगा। सोचो यहाँ पे। अरे भाई यहाँ पे सीधा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पे तो पॉइंट चार्ज वाला लगेगा नहीं, क्योंकि डाइपोल बोल दिया, तो बचता है अपना दो, तो दो डाइपोल वाला। दो डाइपोल का केस है, देखो यहाँ पे नहीं है। द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज सिचुएटेड ऑन द एक्सिस ऑफ शॉर्ट डाइपोल इज F। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि पॉइंट चार्ज पे फोर्स लग रहा है शॉर्ट डाइपोल के चलते, शॉर्ट डाइपोल के चलते, और दिया है F। मतलब फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड शॉर्ट डाइपोल का बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने क्लू मिल गया, मतलब फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड शॉर्ट डाइपोल आपको क्या बताया था, पॉइंट चार्ज एंड शॉर्ट डाइपोल आपको क्या बताया था, शॉर्ट डाइपोल वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, मतलब फोर्स जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है आर क्यूब के। मतलब यही अपने को रिलेशन लगाना है और आंसर लाना है। बस यहाँ पे आपको यही पहचानने के लिए सवाल को करा रहा हूँ। तो सवाल अगर तुच्चा तरीका से दे दिया जाए तो आप फटाक से सोल्व कर दिए थे। जैसे मैं इससे पहले वाला जो सवाल कराया था वो दो डाइपोल के बीच वाला, वो कितना आसानी से लिखा हुआ था, तो आपने फटाक से कर लिया। लेकिन ऐसे इस तरह से लिखा हुआ आ जाए तो यहाँ पे फंस सकते हैं, इसलिए ऐसे सवालों को कराया जाता है, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे हम ये कर लेंगे, फोर्स है तो F बटे F डैश, अब आर क्यूब है तो नीचे ऊपर चला जाएगा, नीचे तो नहीं आएगा, ऊपर चला जाएगा, आर अपन आर का क्यूब। सही सी बात है, ये आर से आर कटा, मतलब F डैश का वैल्यू हो जाएगा ये 8 आ जाएगा, तो F अपन 8, मतलब 8 टाइम्स फोर्स डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे फोर्स डिक्रीजेज 8 टाइम्स, F/8 आंसर। कितना आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। चलिए इसे नोट कीजिए, लास्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर डे। चलिए इस लास्ट क्वेश्चन को जल्दी फटाफट कर लीजिए, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए 20 सेकंड का क्वेश्चन है। जब इस सवाल को आप पढ़िएगा ना, मक्खन क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन, देखने में लंबा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन रेट में आते हैं, आसान आते हैं, बड़े होते हैं लेकिन आसान आते हैं, ठीक है ना। जल्दी फटाफट करो, जल्दी फटाफट। 1 मिनट का समय दिया जा रहा है आपको, 20 सेकंड नहीं दूंगा, 1 मिनट दूंगा। सोचो समझो यार, बड़े बढ़िया से करो, फर्स्ट टाइम है, ठीक है। कर लिया आपने, मैं कराऊँ, पॉज करके कर लिया ना, मैं कराता हूँ। देखिए क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल एट ए डिस्टेंस r on the axial line from its midpoint is same as that of electric field at a distance r on the equatorial line। r नहीं, r डैश डिस्टेंस है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे r डिस्टेंस है एक्सियल लाइन पे और r डैश डिस्टेंस है मिड पॉइंट से इक्वेटोरियल लाइन पे। देन डिटरमाइन द रेशियो ऑफ r एंड r डैश। मतलब सवाल ये बोलना चाहता है कि ये अपना डाइपोल है -q, ये +q, ठीक है ना। यहाँ से मान लो 2a डिस्टेंस है, तो यहाँ से मिड पॉइंट से जो है ना, मिड पॉइंट से यहाँ से कुछ r डिस्टेंस पे एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, और ये यहाँ से कुछ r डिस्टेंस पे, ठीक है ना, यहाँ से कुछ r डिस्टेंस पे, r डैश डिस्टेंस पे, यहाँ से r डैश डिस्टेंस पे ये इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका रेशियो पूछ रहा है आपसे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो नहीं पूछ रहा, r अपन r डैश का रेशियो पूछ रहा है। मतलब वो दोनों बोल रहा है ना, दोनों इक्वल है, सेम ही बोल रहा है ना, हाँ इज सेम है, सेम बोल रहा है, मतलब दोनों इक्वल है। ई एक्सियल बराबर ई इक्वेटोरियल है, तो r अपन r डैश का वैल्यू कितना होगा, मतलब r अपन r डैश का वैल्यू कितना होगा। यही सवाल है, कर देते हैं, क्या दिक्कत है, बहुत आसान है, करो। मतलब ई एक्सियल बराबर ई इक्वेटोरियल, यही बोल रहा है, कर दो। ये एक्सियल कितना था, 2kp बटे आर क्यूब, इक्वेटोरियल kp बटे आर डैश क्यूब, क्योंकि आर डैश बोल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम कर देंगे क्या, अब यहाँ पे kp से तो kp गए हो, अब यहाँ से तो ये नहीं जा सकता है, मतलब ये करेंगे, इसको ऊपर डालेंगे, आर क्यूब बटे आर डैश क्यूब बराबर 2। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ऐसे है, ये ऐसे है, थोड़ा सा इसको हम ऐसे करें तो r अपन r डैश का क्यूब इज इक्वल टू 2। सवाल को आसान बनाते हुए r अपन r डैश कितना हो जाएगा, अपना आ जाएगा, ये क्यूब है ना, तो ये अगर इधर जाएगा ना, क्यूब अगर इधर जाएगा तो क्यूब रूट 2 हो जाएगा, मतलब ये क्यूब रूट 2 हो जाएगा, क्यूब रूट 2 इज 2 1, मतलब क्यूब रूट 2 तो आया, ये 2 तो आया इसका वैल्यू। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, रेशियो पूछा है r अपन r डैश का, तो इसी आप अगर आप रेशियो लिखते हो तो रेशियो को ऐसे लिखो, क्यूब रूट 2 इज 1। आप अगर आंसर लिखते हो क्यूब रूट 2 तो डायरेक्ट ये आंसर गलत हो जाएगा, कभी भी मत लिखना, क्योंकि आपसे पूछ दिया है भाई रेशियो, r अपन r डैश रेशियो पूछा, तो रेशियो का हमेशा आंसर ऐसे होगा, समझे ना, क्योंकि रेशियो में और वैल्यू में फ़र्क होता है। आया समझ में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही,
कल जो चालू होने वाला है अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन सरफेस एरिया। मतलब किसी सरफेस एरिया से, मान लीजिए कि ये सरफेस एरिया है मेरा हाथ, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना पास कर रहा है, उसी का नंबर को काउंट कर लेना है, वही होगा अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब काउंटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बस इसी पे खेल करना है, बहुत आसान है, ठीक है ना। आने वाला जो भी है इंपॉर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा, बहुत आसान भी है, सवाल भी आते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो कल के लिए कुछ मतलब प्रिपेयर होने की जरूरी नहीं है, लेकिन बस रिवाइज करके आएगा जो भी मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है ना। इसको रिवीजन कीजिए बहुत ऐसे, हर एक क्वेश्चन को लगाइए, जो जो क्वेश्चन करा रहा हूँ इसको लगाइए, क्योंकि इसको करने के बाद कुछ नहीं बच जाएगा जो करना होगा आपको। मतलब हर एक मॉड्यूल, हर एक टेस्ट पेपर सॉल्व होगा आपसे। तो चलिए इसी के साथ साथ धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार आपको।